हेलो एवरीवन, हमें आज वर्क पावर एनर्जी रिवाइज करना है। ये चैप्टर एक फाउंडेशनल चैप्टर है जो मोमेंटम या फिर रोटेशनल या फिर वर्क एनएलएम के भी कुछ क्वेश्चंस में यूज होता है। तो इसलिए अभी हम बस इसके बेसिक्स रिवाइज कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के हम रोटेशन और कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम में कर सकते हैं। तो हम वर्क डन डिफाइन करते हैं दो चीज़ों के लिए। एक तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हो सकता है, नहीं तो वेरिएबल फोर्स के लिए हो सकता है। कांस्टेंट फोर्स के लिए हम वर्क डन डिफाइन करते हैं एफ डॉट एस, और स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट हमें निकालना आता है। और सपोज हमारा फोर्स वेरिएबल है तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं कि डब्ल्यू होता है एफ डॉट एस, डी डब्ल्यू होगा एफ डॉट डी एस, और फिर आई कैप जे कैप में हमारा थीटा तो जीरो हो जाएगा। मतलब कॉस थीटा वन हो गया और कॉस थीटा वन हो गया, तो हम सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं। एफ एक्स को इंटीग्रेट किया इनिशियल से फाइनल, वाई में इंटीग्रेट किया इनिशियल से फाइनल, और जेड में इंटीग्रेट किया इनिशियल से फाइनल। सो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व हमें वर्क डन देता है। फिर फोर्स दो टाइप की होती है, एक तो कंजर्वेटिव होती है, नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन मेरे पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट को ए से बी लेके जा रहा हूँ, तो अगर मैं उसको ऐसे लेके गया या ऐसे लेके गया या ऐसे लेके गया, तीनों में वर्क डन मेरा सेम आएगा क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। सपोज हम एक एग्जांपल लें, एक बॉल है, उसको मैं पहले इधर से उठा के इधर रखा, फिर इधर से उठा के इधर रखा, या फिर एक बार उसको मैं इधर ही रख दिया, तो दोनों केस में मेरा वर्क डन सेम आएगा बिकॉज ग्रेविटी हमारी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर नॉन कंजर्वेटिव के लिए फोर्स हमारा पाथ पे डिपेंड करता है और एक राउंड ट्रिप में जीरो नहीं होता। तो सबसे बड़ा एग्जांपल है फ्रिक्शन और ड्रैग, जो हम विस्कोसिटी में पढ़ते हैं। अगर मैं इधर से इसको इधर लेके जाऊं तो मेरा फ्रिक्शन इधर काम करेगा और हम काम इधर कर रहे हैं, और इधर से मैं वापस इधर लेके जाऊं, फ्रिक्शन मेरा इस डायरेक्शन में लगेगा, तो हमेशा मोशन को अपोज करते हैं फ्रिक्शन। तो इसमें क्या होता है, राउंड ट्रिप में ना वर्क डन जीरो नहीं होता बिकॉज कुछ एनर्जी एज हीट मेरी फ्रिक्शन खा जाता है ना। फ्रिक्शन इतना हम लिखते हैं म्यू एम जी, तो दोनों केस में फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव होगा बिकॉज थीटा तो 180 डिग्री हो गया, एंटी पैरेलल है तो हर बार नेगेटिव ही आएगा। और वर्क मेरा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो सीधा सीधा जीरो नहीं आया, राउंड ट्रिप में जीरो नहीं आता। ये बस ऐसे फैक्ट है, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन तो नहीं आता है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं वर्क डन का नेगेटिव। मतलब सपोज आपने कोई एक चीज उठा के ऊपर रखी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी बिकॉज उसके नीचे ग्रेविटी लग रही है, हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव नेगेटिव बन के पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम डिफाइन करते हैं। सपोज हमें ग्रेविटी का ही लिखना है, सेम एग्जांपल, मैंने इसको इधर से उठा के इधर डाल दिया। इतना पहले एच वन पे था और इतना एच टू पे था, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एच हो गया एच टू माइनस एच वन, और फोर्स होता है एम जी, और ये एंटी पैरेलल तो 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा एम जी इंटू एच टू माइनस एच वन। ये वर्क डन, ये पोटेंशियल एनर्जी है अभी की, और वर्क डन इसका नेगेटिव होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आता है कि डी डब्ल्यू होता है डी एस, और
डी यू होता है माइनस डी डब्ल्यू। इसको इधर डालो। डी यू हो गया मेरा माइनस एफ डी एस। एफ हो गया मेरा माइनस डी यू बाई डी एस। तो ये एक रिलेशन याद रखना है, ये एग्जैक्ट याद नहीं रहा तो भी चलेगा, बस कैसे आता है ये याद रखना है। कि कभी मुझे पोटेंशियल एनर्जी या तो फंक्शन ऑफ एक्स दे दी और बोला कि तो मुझे फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बता दो, पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डिस्कशन हम पूरा ग्रेविटेशन नाम के अलग से चैप्टर में करते हैं। फिर कभी एक एक्सटेंडेड बॉडी रही, उसके हम पोटेंशियल डिफरेंस हम सेंटर ऑफ मास से भी मेजर कर सकते हैं। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम जी एच। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा सेंटर में, तो ये हो जाएगा एम जी एच बाई टू। तो एक्सटेंडेड बॉडीज में हम जनरली कॉम का यूज करते हैं। इसके बाद ऐसा क्वेश्चन आता है कि चेन थी टेबल के ऊपर, इसको ऐसे गिरा दी खड़ी होके, समथिंग समथिंग, इसके बाद वेलोसिटी आ गई। तो वो इसी से होता है, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से, और उसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, बट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज होता है कि ये होता है हाफ के डेल्टा एक्स का स्क्वायर। वर्क डन बाय स्प्रिंग तो पता है माइनस के एक्स होता है। एक क्वेश्चन है, देखो पहले एक स्प्रिंग था, उसके ऊपर ब्लॉक था, और फिर वो ब्लॉक थोड़ा नीचे आ जाएगा उसके वेट की वजह से, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या हुआ। एक तो स्प्रिंग में टेंशन हुआ तो हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई होगी तो माइनस आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। और हम रेफरेंस से नीचे आ गए, पोटेंशियल एनर्जी मेरी कम हो जाएगी तो माइनस एम जी एच। ये इसके ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत लोग इसको ओवरलुक करके जाते हैं। हम वन पे अगर एक बॉल रखते हैं, इसको हल्का सा धक्का देंगे तो ये मेन पोजीशन से दूर भाग जाएगा। बट मैं अगर टू पे एक बॉल में धक्का दूं और इसको थोड़ा सा इधर दिखा दूं तो ये वापस नीचे आ जाएगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा धक्का दूं तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम ही रहेगा। तो अगर ये मेन पोजीशन से दूर जा रहा है तो हम इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वापस उसकी तरफ जा रहा है तो हम इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स एफ एक्सटर्नल जीरो होना ही होना है। तो ये निकालते कैसे हैं कि अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे दिया तो मैं कैसे बताऊंगा। फोर्स अगर मेरा जीरो है और फोर्स होता है मेरा माइनस डी यू बाई डी एस, तो डी यू बाई डी एस भी जीरो होगा। तो ये तो हर इसकी कंडीशन है, जीरो जीरो और जीरो। मैक्सिमम के लिए हमें पता है डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। तो माइनस डी टू यू बाई डी एस स्क्वायर नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव हो गया। तो डबल डेरिवेटिव मेरा इधर पॉजिटिव होना चाहिए, इधर नेगेटिव होना चाहिए, और इधर जीरो होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन है ट्राई करने के लिए। इसमें कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव एक बार एक्स का फंक्शन पकड़ो, एक बार वाई का फंक्शन पकड़ो, डेरिवेटिव निकाल के जीरो डाल दो। नहीं तो फोर्स निकाल लो इधर से, फोर्स का एक फंक्शन मिल जाएगा। फिर फोर्स को जीरो कर दो, जीरो करके हमें दो तीन वैल्यूज आएगी। फोर्स को डबल डिफरेंशिएट करके देख लो कि मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है। नहीं तो एक काम करो, ये चीज याद ही रख लो, ये नहीं, ये
d2u/dx² पॉजिटिव। ये याद रखना कि जब हम जनरली निकलते हैं वो नेगेटिव होता है मैक्सिमा के लिए, बट इसमें माइनस माइनस बन के प्लस हो रहा है, तो इसलिए ये चीज याद रखनी है। सिली मिस्टेक्स हो सकती है। वर्क एनर्जी थ्योरम एक टॉपिक आता है जो हर चैप्टर में ही यूज होता है मैकेनिक्स के। आगे जाके भी इलेक्ट्रोस्टैट्स कैपेसिटर वगैरह हर जगह काम आएगा। काइनेटिक एनर्जी मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि मेरी वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी होती है मेरी हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन अ बॉडी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्रूफ कुछ काम का नहीं, बट अप्लाई करना आना चाहिए। इसका एक और फॉर्म ये भी है कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन इनिशियल होगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस वर्क डन फाइनल। ये भी कह सकते हैं लाइक काइनेटिक इधर से प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसको बेसिकली वापस लिख देता हूँ कि यू इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। आई प्रेफर टू यूज दिस बिकॉज इसमें हम सीधा सीधा वैल्यूज जानते हैं और हमें डेल्टा के ऊपर फोकस नहीं करना कि नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव। ये का रिलेशन है, ये याद रखना। सीधा सीधा रेशियो पे क्वेश्चन आते हैं कि मोमेंटम इतना कर दिया या मास इतना कर दिया कीपिंग वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर सीधा सीधा आते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है मेरी p²/2m। फिर हम ये चैप्टर के बाद पढ़ते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाते कैसे हैं। तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा एग्जांपल होता है वर्टिकल सर्कल। तो हम अभी वर्टिकल सर्कल पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन से स्टार्ट करते हैं, फिर चलते चलते हम वर्टिकल सर्कल पे एंड कर लेंगे। ये तो हमें पता है कि आर्क लेंथ होती है आर थीटा। ये हमें पता है। फिर हम एक चीज डिफाइन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये होती है वी परपेंडिकुलर बाय आर। ये एक रेडियल वेक्टर होता है, मतलब इसको हम थंब रूल से निकालते हैं। से अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा होगा तो हम इसकी तरफ ऐसे कर्ल करें तो एक्सेल वेक्टर ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसके अगेंस्ट ऐसे इधर आ रहा है। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी। तो इसके ऊपर वो काइनेमेटिकल क्वेश्चन रिलेशन यूज कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी और थीटा इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एस। ये सब ये क्वांटिटीज में भी हम यूज कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्रॉस प्रोडक्ट का कि मेरा ओमेगा होता है वी परपेंडिकुलर बाय आर मॉड में। तो इधर से हम वेलोसिटी कहते हैं ओमेगा क्रॉस आर। आर क्रॉस ओमेगा नहीं करना है क्योंकि आंसर गलत आएगा। वेक्टोरियल इसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। फिर ओमेगा होता है मेरा 2 π f। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है और फ्रीक्वेंसी होती है मेरी 1/टाइम पीरियड, तो इसको हम 2 π/t भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस में यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखनी है। कभी हाँ, ये याद रखना है कि रेवोल्यूशन पर सेकेंड है रेवोल्यूशन पर मिनट फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो अगर मुझे कुछ ये इसमें दे रखा है मतलब हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हम ओमेगा बाय हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्वेश्चन देख के समझ आ ही जाता है। फिर दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं एक सर्कुलर मोशन में। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो रेडियली इनवर्ड लगता है, और एक होता है टेंजेंशियल मतलब अल्फा। अल्फा ऑप्शनल है। अगर मेरा बॉडी ऐसे ऐसे इसका ओमेगा बढ़ रहा है, मतलब इसके घूमने का रेट बढ़ रहा है, और घूमने का रेट बढ़ रहा है मतलब ये ऐसे इसको एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कोई भी फोर्स देती है, बट ये होना ही चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। इसकी वैल्यू होती है आर ओमेगा स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। ये सेंटर की तरफ लगती है। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का चेंज होता है उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सिस, मतलब स्पीड का चेंज। यहाँ पे कुछ स्पीड कम थी, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, तो जो रेट से इसकी स्पीड बढ़ रही है उसको हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का वेक्टर ये होता है, से अगर ऐसा है तो इधर सेंट्रीपिटल ऐसे लगेगा, और अगर ये ऐसे घूम रहा है टेंजेंशियल ऐसे लगेगा, तो इनका नेट कुछ ऐसे आएगा और ये परपेंडिकुलर होंगे, बिकॉज टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर। तो हम इसको नेट एक्सेलरेशन ऐसे निकाल सकते हैं, tan थीटा भी हम निकाल सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन होती है वही जो हम ओमेगा के साथ यूज करते हैं, ये होता है अल्फा। तो मेरा टेंजेंशियल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और जो मेरा अल्फा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एक कंसेप्ट है कि अगर मैं कोई चीज को बांध के ऐसे 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 घुमाऊं, से ये ऐसे कुछ घूम रहा है ऐसे, तो ये भी ओमेगा से ही घूमेगी, ये भी ओमेगा से ही घूमेगी, और ये भी ओमेगा से ही घूमेगी, और हम फोर्स लिख सकते हैं एम ए करके। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें हमें टेंशन निकालना पड़ जाए, तो वही किया है। ये 3m का ब्लॉक था, ये 2m का था, ये m का था। एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू टी। ऐसे क्वेश्चन हमने एनएलएम में बहुत किए हैं। तो ऐसा ही है, बस फोर्स लिखने का तरीका ये है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ओमेगा कांस्टेंट रहता है अगर मेरा एक्सिस से है। कॉनिकल पेंडुलम आता है, इसका प्रूफ जेई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका आंसर बेसिकली आता है, अगर हम इस एक्सिस के अराउंड वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसका आता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम एल का ऐसे कंपोनेंट ले लो, तो एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। ये फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड है। ये याद रखना है, ऐसे चलना बहुत यूज होता है। बैंकिंग ऑफ रोड का एक कंसेप्ट आता है। इसका मेन चीज तो यही है कि हमें नॉर्मल के अलावा वेलोसिटीज लेनी है। ये एक पॉइंट याद रखना है, डेरिवेशन ऑफ कोर्स है कि वेलोसिटी हमारी आर जी tan थीटा होनी चाहिए, ताकि वो ऊपर या नीचे स्लिप ना हो। अगर वेलोसिटी आर जी tan थीटा से ज्यादा है तो फ्रिक्शन उसको नीचे खींचेगा ताकि वो ऊपर ना जाए। और अगर वेलोसिटी मेरी आर जी tan थीटा से कम है तो फ्रिक्शन मेरा ऊपर लगेगा। तो अभी हमें अगर पता चल गया फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है कि नीचे लग रहा है, तो फिर तो हम सीधा एनएलएम का एनालिसिस करके निकाल ही सकते हैं। कंपोनेंट्स को हम ये एक्सिस और ये एक्सिस में रिजोल्व करके फिर सीधा सीधा इक्विलिब्रियम में इक्वेट करते हैं। तो इसके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है वेरिएबल के इसमें, कि सपोज वेलोसिटी इससे इतनी इतनी है, तो मुझे बता दो फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो बस दो इक्वेशन बनते हैं, और उससे हमें जो पूछा है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर एक डेप्थ फेल का चीज आता है, तो बहुत ही ईजी है कि मेरा नॉर्मल होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, बैलेंस करेंगे दूसरे को। तो फ्रिक्शन होता है मेरा म्यू एम जी होगा इधर, सॉरी फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी होगा, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे ताकि ऊपर या नीचे स्लिप ना हो। तो फ्रिक्शन हम लिखते हैं म्यू इंटू नॉर्मल। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर म्यू इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से ओमेगा निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो, जो निकालना है निकाल सकते हैं। फिर रोटेटिंग डिस्क में वही चीज है कि फ्रिक्शन से ये बाहर जा रहा है, इसके ऊपर बाहर की तरफ
फोर्स लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर। इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जब हम सेंटर ऑफ रोटेशन के फ्रेम में जाके देखते हैं तो उसकी तरफ बाहर की तरफ फोर्स लगता है। और अंदर लगेगा म्यू एम जी। इन दोनों को इक्वेट करो, हम निकाल पाएंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी ताकि स्लिप ना हो पार्टिकल उसके ऊपर से। फिर एक कर्व्ड रोड पे टर्निंग का भी वैसा ही है। फ्रिक्शन मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो फ्रिक्शन इसको खींच नहीं पाएगा और ये उड़ जाएगा। फिर हमें वर्टिकल सर्कल का डिस्कशन करना है। ये यूनिफॉर्म सीएम सर्कुलर मोशन नहीं होता, बिकॉज इसके ऊपर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगता है। कोई ऐसे एम जी लग रहा है, इधर भी एम जी लग रहा है, इधर भी एम जी लग रहा है। Oops, सॉरी, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हम वर्टिकल सर्कल का डिस्कशन कर रहे थे। राइट। वर्टिकल सर्कल में हम बहुत ज्यादा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। इससे एक जनरल पॉइंट पे आ गया, उस पे हम रिजॉल्व कर सकते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से हमें टी चाहिए तो टी भी निकाल सकते हैं, एम जी का कंपोनेंट लिखे। नहीं सॉरी, ये सही नहीं होगा। हम टी को सीधा सीधा लिख सकते हैं, एम जी लग रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो एम जी का कॉस थीटा मतलब ये, प्लस ये सेंट्रीफ्यूगल इक्वल टू टेंशन। तो अगर हम ये रेफरेंस माने, मेरा पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और इनिशियल काइनेटिक सपोज मैंने उसको दे दी वी ए, और फाइनल उसकी हो गई वी बी। और इसमें डिफरेंस कितना है, ये आर है पूरा, और आर cos थीटा ये है, तो ऊपर में तो आर cos थीटा गया ना। तो यू आई हो जाएगा मेरा एम जी आर cos थीटा, आर माइनस आर cos थीटा, यस, आर आर cos थीटा और दोनों का डिफरेंस। ऑफकोर्स ये याद नहीं करना है, हम डिराइव कर ही सकते। तो हम एक जनरल थीटा के लिए निकाल लेते हैं, और फिर हम थीटा चेंज करते रहते हैं जो पॉइंट पे हमें निकालना है। ये याद नहीं करना है। ये एक चीज याद रख सकते हो कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेंशन कम होगा, और ए पॉइंट पे मेरा टेंशन मैक्स होता है। ये अभी ऑफ कोर्स एग्जाम के टाइम पे डिराइव कर ही सकते हो, इतना कुछ टफ तो है नहीं। अगर कम ऊपर जाके सी पॉइंट पे वेलोसिटी अगर जीरो हो भी गई तो उसका इनर्शिया उसको आगे लेके जाता है। तो ऊपर अगर मानना है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो मान लेते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी वो होती है जितनी हमें उसको देनी पड़े ताकि वो एकदम टॉप पे पहुंच जाए, और कहीं से नीचे आके उसकी एनर्जी खत्म ना हो जाए। अगर एनर्जी खत्म हो गई तो ये धागा स्लैप कर जाएगा, नीचे आ जाएगा, फोल्ड्स आ जाएंगे उसमें। बस इसका भी डेरिवेशन है, वही थीटा वाली चीज में हमने डाल दिया। तो ये चीज याद रखनी है, क्या अगर नीचे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका हमें रूट फाइव जी आर वेलोसिटी देनी है। ये भी याद रख सकते हो कि ए पे अगर मैंने फाइव जी आर दी, ए बी सी डी, ए पे अगर फाइव जी आर दी तो बी पे आके आके वो थ्री जी आर हो जाएगी, सी पे आते आते वो जी आर हो जाएगी, और फिर इधर वापस थ्री जी आर हो जाएगी।
ये आपको वर्क पावर एनर्जी से, वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाला है। ये चीज याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूट फाइव जी आर उसको देनी पड़ती है। ये ऑफकोर्स डेरिवेशन है कि टू थ्री जी आर का कहाँ से आया, फाइव जी आर का कहाँ से आया, मेथड याद करना है। रिजल्ट बस जो मैंने लिखे है ग्रीन बॉक्स में वही। ये भी ऑब्जर्वेशन वाली चीज है। हाँ, तो हमने पढ़ा, यहाँ पे जाके हो जाती है रूट थ्री जी आर। अगर इधर मैंने प्लेन पेज होगा गई तो ठीक है। अगर मैंने इधर रूट फाइव जी आर दी तो इधर हो जाएगा रूट थ्री जी आर, इधर हो जाएगा रूट जी आर, इधर हो जाएगा रूट थ्री जी आर। दोनों के बीच में दी तो यहाँ अटक जाएगी, यहाँ अटक जाएगी, यहाँ अटक जाएगी, तो यहाँ अटक जाएगी। यहाँ तो ऑफकोर्स नहीं अटक, ग्रेविटी उसको नीचे लेके जाएगी। यहाँ पे भी नहीं अटकेगी। फिर हमने पढ़ा कि निकालते टाइम हम ये पॉइंट पे टेंशन हम जीरो मानते हैं। टेंशन हमने निकालना देखा, एक वही देखा ना कि टी इज इक्वल टू एम जी का कॉस थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर। एक तो हमें टेंशन दे देगा, नहीं तो हमें थीटा दे देगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और एकदम टॉप पे टेंशन तो जीरो हो जाता है। ये क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक यहाँ पे था, उसको हल्का सा धक्का दिया, यहाँ पे आके फिर कांटेक्ट छोड़ देगा। तो हमें ये बताओ कि कितना थीटा चल के वो कांटेक्ट छोड़ेगा। तो ये चीज तो हमें पता है, कांटेक्ट छोड़ते तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो हम फोर्सेस इक्वेट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल के थीटा। तो एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी रोटेशन, ये तीनों मिक्स होके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इजी क्वेश्चन है। तब मुझे हार्ड लगा था, इसलिए मैंने मेंशन किया था कि ये याद कर लो, बट इजी है। अगर मैं थ्रेड की जगह एक रॉड ले लूं तो वो कभी स्लैप तो नहीं कर सकता, बिकॉज वो तो रॉड है। तो हम इसमें ऊपर की टेंशन जीरो नहीं मानते, बट ऊपर की हम वेलोसिटी जीरो मानते हैं डेरिवेशन करते टाइम। ऑफ कोर्स टेंशन अगर जीरो है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्यों? बिकॉज हमारा टेंशन था एम जी। चलो सीधा सीधा देख लो ना, इधर पहुंच गए। टेंशन प्लस एम जी होगा मेरा एम वी स्क्वायर बाय आर। टेंशन जीरो नहीं है, बट ये जीरो है। टेंशन मेरा एम जी हो जाएगा। ऑफ कोर्स मैंने साइन के साथ नहीं डाला है। नहीं, आपको ये वाला साइन के साथ ही है। टेंशन अगर जीरो हो गया तो ऐसे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें नीचे वाले पॉइंट से रूट फोर जी एल निकालनी पड़ती है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमें थीटा दिया या फिर टेंशन दिया है, हम वी फाइनल स्क्वायर में एक रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, वी फाइनल स्क्वायर में अगर एक रिलेशन निकाला और फिर हम उसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में यूज कर रहे हैं। वही कि अगर कोई पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलर पाथ में घूमना और वो स्लैक नहीं कर सकता, तो अंडर रूट फोर जी एल देना है।
और अगर पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कोई बात करने का, और ऐसा कुछ है, इसको मैंने धक्का दे दिया, तो कॉस इनवर्स 2/3 पे लीव कर देगा। ऊपर मैंने क्वेश्चन किया है ये। इंक्लाइन प्लेन पे बस हमारा इफेक्टिव ग्रेविटेशन चेंज हो जाता है, ऐसे लगने की जगह ये ऐसे लगने लगता है, और ये तो हमें पता है एम जी साइन थीटा लगता है, तो जी इफेक्टिव मेरा जी की जगह जी साइन थीटा हो जाता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी मेरा बस इफेक्टिव ग्रेविटेशन चेंज हो जाता है, बाकी सब सेम ही होता है। तो ये इतना कुछ काम का नहीं है, ये इतना कुछ काम का नहीं है। इसके ऊपर एडवांस में एक बार केस स्टडी आया था, ये इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सर्कुलर मोशन, अगर ये बस इसमें घूम रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी -1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये नेगेटिव क्यों होगी? बिकॉज इसको कोई फोर्स लग रहा है। अगर ये फोर्स हमने हटा दिया, सेंट्री सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये उड़ जाएगा, ऐसे टेंजेंशियल निकल जाएगा। तो सेंटर की तरफ उसको हमें सर्कुलर में रखने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो उसके ऊपर काम हो रहा है, तो उसकी एनर्जी खुद की कम है, तभी उस पर काम करना पड़ रहा है। सो दैट कंक्लूड्स हमारा वर्क पावर एनर्जी सर्कुलर का रिवीजन। फॉर्मूले बहुत कम है इसमें, एकदम फाउंडेशनल चैप्टर है। ऑफ कोर्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हो ही जाएगा। बाकी सर्कुलर मोशन तो इजी है, उसके ऊपर टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। वर्क पावर एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हर जगह यूज होता ही है, फिजिक्स के एंड तक। और इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है और लोग याद नहीं रखते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू।